जय हिंद बच्चों। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे हम फिजिक्स के। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 51। ऑलरेडी 50 तक आप लोगों को मैंने करवा रखा है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कहता है कि मैच द फॉलोइंग चूजिंग द बॉडी पार्ट्स करस्पॉन्डिंग मैकेनिकल लीवर ऑफ द सेम क्लास। तो इधर आपके पास कुछ बॉडी पार्ट्स के नाम दिए गए हैं, वो कौन से क्लास के लीवर हैं आपके पास, इनमें से वो आपको मैच करना है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला नोडिंग हेड। नोडिंग हेड का मतलब समझते हैं, ये जो आपका हेड है उसे आपको नोड करना, मतलब ऊपर नीचे करना इस तरीके से, ऐसे इस वाले से ऐसे। तो आपको ये कौन सी क्लास का लीवर आपको लग रहा है, पहले आप वो चीज देख लीजिए, और इधर वाला कौन से उसी क्लास का लीवर होना चाहिए, तो आपको उनको मैच कर देना है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये वाला जो पोर्शन है जहां से इसको मूवमेंट कर रहे हो वो फुलक्रम होता है, तो इस तरीके से आपके पास मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपके पास लोड हो गया। और ये जो गर्दन है वो आपके पास कहां लग रहा है, आपको एफर्ट, दर्द कहां होता है, पेन कहां होता है आपके पास, गर्दन में, तो आपके पास वहां से आप क्या कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो। तो फुलक्रम बीच में हो गया, इधर लोड हो गया, और ये गर्दन आपके पास एफर्ट हो गया। तो ये कौन सा जो क्लास का लीवर हो गया, बीच में फुलक्रम, लोड एंड एफर्ट, क्लास 1 लीवर। कौन से क्लास के लीवर हो गया आपके पास, ये क्लास 1 का लीवर। आई बात समझ में। तो अब बात आती है कि इधर वाला कौन सा ऐसा है जो क्लास 1 लीवर है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले देखो बोतल ओपनर। अगर आप लोगों ने बोतल ओपनर को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके का ढक्कन रहता है भाई, और यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ रहता है। इसको अपने को ओपन करना होता है ऐसे टोंग्स लगा क्या रहा हूं, बोतल ओपनर लगा के। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं इस तरीके से, तो ये खुल जाता है। आगे बात समझ, ये वाला खुल जाता है आपके पास। तो आपने क्या करा, यहाँ पे क्या कर दिया, आपके पास लोड लगा दिया। यहाँ पे क्या कर दिया आपने, इसको लोड लगा दिया। एक चीज ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्लास का तो लीवर वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में क्या होना चाहिए, फुलक्रम। आगे बात समझे। अब ये बीच में फुलक्रम नहीं है तो है क्या, आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हो। लोड कहाँ पे है, यहाँ पे। और ये वाला जो पूरा फिक्स है वो कहाँ पे है आपके पास, ये वाला पोर्शन का पोर्शन पूरा फिक्स है, ये मूव नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा आपके पास। तो वहां पे आपके पास फुलक्रम है। तो बीच में कहीं यहाँ पे लोड है, और यहीं पे आपके पास कहीं ना कहीं पे आपके पास क्या है, फुलक्रम है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपके पास क्या है, एफर्ट है। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए भाई, ये हो गया। अगर अब ये आपके पास केस है तो ये वाला कौन सा हो गया, क्लास 2 का लीवर। तो यहाँ पे सिर्फ आप लिखते जाइए कि कौन कौन से क्लास के लीवर है, ठीक है ना, फिर आपका मैचिंग करने में आसानी हो जाएगी। ये क्लास 2 का लीवर हो गया, ये क्लास 1 का लीवर हो गया। लिफ्टिंग बॉडी वेट ऑन योर टोज, अपने टोज पे बॉडी को वेट को अपने को क्या करना है, लिफ्ट करना, अप करना, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से करना। तो आप एक चीज मैच करना, ये वाला बॉटल ओपनर वाला केस देखना, और ये जो अपना हम अपने बॉडी को टो पे जो लिफ्ट कर रहे हैं उसको देखना। क्या आपको दोनों को सिमिलर नहीं लग रहा, बिल्कुल सेम नहीं लग रहा। देखना, बीचों बीच में लोड लग रहा है, और जहां पे टो है वहां पे आपके पास क्या हो गया, फुलक्रम हो गया, और पूरा का पूरा एफर्ट यहां से लगा रहे हो गया ना बीच में लोड। तो ये वाला क्या हो गया आपके पास, क्लास 2 का ही लीवर हो गया आपके पास, है ना। टोंग्स जो चिमटा होता है आपने देखे होंगे दबाने वाले, तो वो क्या होते हैं आपके पास, क्लास 3 के लीवर होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने पढ़ाया हुआ भी आप लोगों को। सीसो सीधा आपके पास बीच में फुलक्रम होता है, एक तरफ लोड एक तरफ एफर्ट, तो आपके पास बिल्कुल सिंपल, ये तो फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया। बस आपको इनको मैच कर देना भाई, समझ में आई बात। ठीक है, मैच हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। नोडिंग वाला सी से मैच हो जाएगा, ये वाला बी से हो जाएगा, तीसरा बेचारा अकेला रह गया, इसका कोई साथी नहीं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हमसे कहा जाता है रीड्रॉ द सर्किट बाय लिंकिंग ए बी एंड सी टू द पॉइंट्स एक्स वाई एंड जेड ऑन द सॉकेट। तो ये आपके पास सॉकेट है। अगर आप लोगों को पता हो तो ये पता होना चाहिए कि जनरली ये वाला जो चीज होता है, ये वाला ये वाला ये वाला, अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूं, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस वाले की बात करता हूं ऊपर वाले की, तो वो क्या होते हैं पता है, अर्थिंग के लिए। ये वाला क्या होता है आपके पास, अर्थिंग के लिए होती है, याद है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपके पास, लाइव वायर हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास, न्यूट्रल वायर हो गया। तो यहां पे भी वही 3 चीजें होंगे, ध्यान से देखना आपको कि किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, वो लाइव वायर हो जाने वाला है। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल है वो 240 है ना। तो इनमें से एक क्या होने वाला है आपके पास, लाइव वायर, लेकिन इनके बीच का पोटेंशियल 0 है। इसका मतलब 100% है कि ये वाला ना लाइव वायर है ना ही ये वाला लाइव वायर है। आई बात समझ में। तो लाइव वायर सबसे पहला वाला ए हो गया, तो ए को आप किससे कनेक्ट कर देंगे, इससे वाई से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये वाले बी वाले का, ये वाला बी वाले का क्या है आपके पास, 0 पोटेंशियल है। और इसमें से क्योंकि देखिए ये वाला सिंबल है, 100% अर्थिंग है, तो इसको सीधा चुपचाप लाकर यहाँ पे अर्थिंग से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, चलो, और क्या बच गया आपके पास, ये बीच वाला। तो बीच वाला ऐसे करके ध्यान रहे, यहाँ पे ये वाला ना कनेक्ट करने के लिए कई बार
जॉइंट्स वायर का यूज कर देते हैं बच्चे, तो वो गलत कर दिया जाता है। तो ध्यान से कैसे लाइएगा, अगर यहां से आपको यहां तक कनेक्ट करना है तो यहां तक ऐसे लाएंगे, फिर इसको ऐसे दिखाइएगा, फिर यहां पे ऐसे लाएंगे, इसको ऐसे दिखाइएगा, फिर ऐसे लाकर आप यहां से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्रॉसिंग द वायर, वायर को क्रॉस करना है बट वहां पे जॉइंट नहीं है। अगर आपने डायरेक्टली ले आया तो वो जॉइंट कहलाएगा, तो इस चीज का थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान रखना है। वहीं पे दूसरे वाले का ये वाला अर्थिंग का तो सीधा डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और वहीं पे इस वाले को लाएंगे, बी वाले को, न्यूट्रल वाले को, तो न्यूट्रल वाले को भी कुछ इस तरह से यहाँ पे लाकर ज्वाइन करना पड़ेगा। और सबके नाम जो है मेंशन कर देना, ABC क्या है आपके पास, किस तरह के। आप चाहे तो इसके कलर कोडिंग में मेंशन कर दे, तो आपको और भी अच्छे से टीचर मतलब नंबर जो है वो देने वाले है ना। आधा नंबर अगर काटने का भी उनका इच्छा हो तो नहीं होगी, ठीक है। चले आगे, ओके ग्रेट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। अब ध्यान से समझिएगा इस 53 में है क्या। ये रहा मेरे पास 53। इसमें देखो भाई, एक आशीष है, एक समीर है, एक आदित्य है, एक मोहित है। वर सिटिंग ऑन द टेरेस ऑफ आशीष हाउस। तो मेरे घर के टेरेस पे बैठ रहे थे ये चारों दोस्त हमें, ठीक है ना। चलो, आशीष हो गया, समीर हो गया, आदित्य हो गया, मोहित, हम चारों दोस्त थे। ये सभी के सभी मेरे घर के टेरेस पे बैठ रहे थे और हम सभी सुन रहे थे गाने, ठीक है ना। गाने सुन रहे थे, ये देखो किसके, आदित्य के मोबाइल फोन में, है ना। आदित्य के मोबाइल फोन में हम लोग गाने सुन रहे थे। फिर कहता है मोहित सिटिंग इन वन कॉर्नर ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम द अदर्स। तो हम सबसे ना थोड़ा सा, जो मोहित था थोड़ा सा दूर बैठा हुआ था, कोने में बैठा हुआ था। तो आगे कहा जाता है कि रिक्वेस्टेड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सॉन्ग्स। तो जो मोहित है, जो थोड़ा सा हमसे दूर बैठा हुआ था, तो उसने बोला भाई ऐसा करो, थोड़ा सा गाने का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रहा वो अच्छे से, दैट्स इट, ठीक है। कहता है बट आदित्य सेज द वॉल्यूम इज फुल। लेकिन आदित्य कहता है भाई ऐसा है, क्योंकि आदित्य के मोबाइल में गाने बज रहे थे। आदित्य कहता है भाई वॉल्यूम तो मैंने फुल कर रखा है। फिर कहा जाता है समीर बीइंग ए स्मार्ट गाय। क्या बात है, यहां पे समीर जो है स्मार्ट गाय है, वो क्या करता है, gets up, goes into the kitchen, brings an empty steel glass, places the mobile inside it and solves the problem. So what is the reason for Samir to keep the mobile phone in the glass? लो भाई, तो इतनी सारी कहानी बताने के बाद आपसे पूछा जाता है कि उन्होंने वॉल्यूम तो बढ़ाया, क्योंकि मोबाइल का फोन का जो वॉल्यूम था वो बढ़ गया। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको, अगर आपको और भी ज्यादा एम्पलीट्यूड को इंक्रीमेंट करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो आप रेजोनेंस सेट कर दें, जो मोबाइल का फ्रीक्वेंसी है, एयर का फ्रीक्वेंसी, दोनों को मैच करा देंगे, काम बन जाएगा। दूसरा आपके पास, आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो। आप क्या करो, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो। अगर आपने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, बस आपका काम बन गया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज, मोबाइल का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए क्या करा उन्होंने, ग्लास में प्लेस कर दिया। क्योंकि सरफेस, ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सरफेस एरिया, याद है ना ढोलक वाला, जिसमें तबले था बजा रहे थे, एक कम था एक आपके पास ज्यादा था, तो ज्यादा वाला एक सरफेस एरिया ज्यादा, तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा था। वैसे सेम कहानी यहाँ पे आपके पास, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, उससे एम्पलीट्यूड बढ़ा, एम्पलीट्यूड बढ़ा तो लाउडनेस बढ़ गई, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली आपके पास बढ़ गया। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, बट हाँ एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है तो ध्यान से करना, ठीक है। चलो आगे हमसे यहां पे कहा जाता है कि यू आर गिवन 3 रजिस्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 ओम ईच। 3 रजिस्टर्स है आपके पास, मान लेते हैं कि एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, और तीनों के तीनों की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है वो आपके पास 3 ओम गिवन है। कहता है यू कैन ज्वाइन देम इधर इन सीरीज और इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाउ विल यू अरेंज देम so that the equivalent resistance would be maximum and minimum। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा आपसे, लेकिन इसको और भी ज्यादा तगड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता था कि ऐसे करके कि जब मैं इनको ऐड करूंगा, मतलब ऐसे कनेक्ट करना है कि इनका जो रेजिस्टेंस हो 6 ओम हो, 4 ओम हो, इस तरीके से 9 ओम हो, इस तरीके से और भी ज्यादा तगड़ा बनता है। उसको इसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और उस टाइप का बनाकर दिया जा सकता था। ये तो बिल्कुल इजी सा बच्चा सा क्वेश्चन बना दिया, लेकिन वो बनाता तो बच्चे का दिमाग थोड़ा सा और चलता। ध्यान समझिएगा, समझाता हूं, ठीक है। अगर आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए तो आपको क्या करना होता था, सीरीज में कनेक्ट करना होता। तो इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए, टिडिंग, और अगर आप बैटरी यहाँ पे कनेक्ट करते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो आपको पहले से पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 होते हैं। बोलिए हाँ या नहीं। तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया आपके पास, 9 ओम। कितना हो गया आपके पास, 9 ओम। लेकिन अगर आपको मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो इनको कैसे कनेक्ट करना होता था, मैं
पैरेलली, क्योंकि जब हम इसको पैरेलल कनेक्ट करते थे तो हमारे पास क्या आता था, याद है क्या आता था हमारे पास? ऐसे करके कनेक्ट कर दीजिएगा, चलो इनको एक जगह कर देता हूं मैं, ऐसे करके पैरेलली कनेक्ट कर देते थे, बैटरी वगैरह लगा देते थे। तो आपको पता है अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 1/R इक्विवेलेंट करके निकालते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां से जब हम सॉल्व करते थे तो ये होता था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 1/3 1/3। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3/3 कट गया 1। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू है, रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्टिल इट विल बी 1। तो मिनिमम जो रेजिस्टेंस आया वो आपके पास कितना आया, 1, और मैक्सिमम कितना आया है आपके पास, 9 आया है। तो मिनिमम पाने के लिए आपके पास हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना है, और मैक्सिमम पाने के लिए हमेशा आपके पास सीरीज में कनेक्ट करना है। अब ध्यान समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि अगर इनकी अरेंजमेंट ऐसे कीजिए कि ये ना इनके जो टोटल रेजिस्टेंस आए वो 6 ओम आ जाए, 4 ओम आ जाए, 9 ओम, कई बार ऐसे दिया जाता है। 9 ओम का मतलब सीरीज में हो गया, लेकिन जब 6 और 4 ऐसे करके कई बार पूछा जाता है तो उस केस में आपको क्या करना है पता है? यहां तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह रहा हूं मैं 6 और 4, लेकिन कुछ भी वैल्यू दिया जा सकता है। तो उस केस में जब 3 रेजिस्टेंस हो तो 2 को पैरेलल और फिर 1 को सीरीज में, या फिर 1 को सीरीज में बाकी 2 को पैरेलल, वही एक ही बात है और कुछ नहीं। उस तरह से अगर आप कनेक्शन करेंगे तब जाकर आपका वो जो आंसर है वो एग्जैक्ट वैल्यू वाली वो निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बड़े ही अच्छे प्यारे क्वेश्चन होते हैं आपके पास ऐसे वाले भी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। कहता है गोल्ड है जिसका एटॉमिक नंबर 79 होता है। An electron revolving around the nucleus in the circular orbit, there is a strong electrostatic force of attraction ही होगा of course, between positively charged nucleus and the negatively charged इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास गोल्ड है जिसमें आपके पास इस तरह से सेल होते हैं और सभी में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, और आप सभी को पता ही है कि यहां पे आपके पास न्यूक्लियस होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल बट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस। ये चीज भी हमें पहले से ही मालूम है। चलो आगे की बात करते हैं। अब हमसे इसमें क्या कहा जाता है, कहता है दो the total positive charge possessed by the nucleus is much higher than the negative charge of the electron। कहता है फिर भी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसका जो प्लस का इफेक्ट है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काफी ज्यादा है। ठीक है, कहता है देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, लेकिन जो जिस डायरेक्शन में घूम रहे हैं फोर्स के डायरेक्शन में, जैसे ये वाला इस तरीके से घूम रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसे घूमने की कोशिश करते हैं बट टेंजेंशियली बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अगर ये वाला यहाँ पे प्रोटॉन्स नहीं होते तो, जैसे कि ऐसे आप किसी भी चीज को घुमा रहे हैं तो यहां से आप क्या कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को लगा रहे हैं, आप सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ नहीं होता तो जैसे आपने छोड़ा जहां पे था वहीं से वो सीधा टेंजेंशियली चला जाता। वैसा इलेक्ट्रॉन के साथ हो सकता था लेकिन हो नहीं रहा है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया कि क्यों नहीं हो रहा है। देखिए movement of the nucleus in its orbit, तो पहला कि name the force responsible for the movement of the electron round the nucleus in its own orbit। तो इसी ऑर्बिट में अपने आप घूमते रहता है, इसके पीछे की क्या लॉजिक है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है आपके पास, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी नाम दे सकते हैं। और या फिर उसी को आप क्या कहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को उसी के ऑर्बिट में रख रहा है, बाहर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, चलिए कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सच फोर्स व्हाट वुड हैपन टू द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या बताया अभी आप लोगों को, अगर मैंने बीच में से गायब कर दिया, किसको गायब कर दिया, इसको, प्रोटॉन्स को गायब कर दिए, तो अब क्या होगा, क्या प्लस वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे, नहीं, तो अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स विल गो टेंजेंशियली आउट ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट में वो घूम नहीं पाएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है, चले आगे। चलो भाई, इनके जो स्टेटमेंट्स है वो थोड़े से लंबे लंबे, बाकी क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल इजी। ठीक है, चलिए कहता है स्ट्रेट वायर इज पास्ड वर्टिकली थ्रू द कार्डबोर्ड स्प्रिंकल्ड विथ आयरन फिलिंग्स। तो मान लेते हैं मेरे पास एक इस तरीके का कार्डबोर्ड है, सर्कुलर ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, सर्कुलर ले रहा हूं, आप स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मैंने सर्कुलर लिया हुआ है। ओके,
अब इसमें कहता है हमने स्प्रिंकल कर रखा है क्या, आयरन फिलिंग्स। इसमें हमने क्या स्प्रिंकल्स कर रखे हैं, आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे स्प्रिंकल कर रखा है, छिड़क रखा है इसके ऊपर, ठीक है। अब हमसे इसमें क्या कहा जाता है वो देखिए, व्हेन करंट इज पास्ड, इसमें से हमने क्या करा, रॉड को पास कर रखा है इस तरीके से ऊपर से नीचे तक, एक रॉड को लगा रखा है। कहता है व्हेन करंट इज पास थ्रू द वायर, अगर मैंने इसमें से वायर को पास कर दिया इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, तब कहता है इट इज सीन दैट आयरन फिलिंग्स आर अरेंज देमसेल्व्स इन अ डेफिनिट पैटर्न। कहते हैं फिर ये जो चीज होते हैं, ये जो आयरन फिलिंग्स यहाँ पे हमने जितने भी छिड़क रखे थे, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में खुद को अरेंज कर लेते हैं, है ना। तो वही आपको बताना है व्हाई, क्यों। तो आपको पता है व्हेनेवर, यहां पे आप लिखेंगे व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, ठीक है। जैसे कि इसमें से करंट जा रहा था, तो करंट का डायरेक्शन तो अपवर्ड है, तो और यहां पे आप ये भी बता देंगे कि वी यूज राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, राइट हैंड को, राइट हैंड के जो थंब होते थे उसको अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है, अगर नीचे होता है तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में, और फिर हम कर्ल करते थे कंडक्टर को। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके ऐसे घूम रहे, ऐसे इधर से देख रहे हैं तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है अपवर्ड डायरेक्शन, अब ऊपर से देख रहे हैं तो, ठीक है। नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मिल जाएगा, क्लॉकवाइज मिल जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है, ओके। अब दूसरे पार्ट में बोलता है, अब यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आयरन नेल्स क्या करते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होता है, तो इसी रीजन से, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था। दूसरे में कहता है व्हाट वुड हैपन टू दिस अरेंजमेंट इफ मोर करंट वर पास्ड थ्रू द वायर। कहता है वायर में मान लो स्टार्टिंग में हमने ना 2 एम्पियर करंट्स दिए थे, बाद में अगर मैंने मान लो कि इसको 5 एम्पियर मतलब ज्यादा करंट दे दिया, तब क्या होगा, तब वो और भी ज्यादा क्लोजली अरेंज्ड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब करंट की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी तो आयरन नेल्स को और भी मोर तेजी से बहुत फास्ट अट्रैक्ट करेंगे और ज्यादा क्लोजली आ जाएंगे आपके सभी के सभी आयरन के नेल्स, जो भी पाउडर थे आयरन फिलिंग्स। आगे बात समझ में, ठीक है, चलिए आगे, ओके ग्रेट। आइए क्वेश्चन नंबर हम 57 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा जाता है ऑन ए हॉट समर डे वी ऑफन पुट आइस क्यूब्स टू कोल्ड वाटर, व्हाई। क्या बात है, बिल्कुल एक जनरल सा क्वेश्चन पूछा है जो आप जनरली करते ही करते हो, कि जब गर्मी का दिन होता है, समर डेज होते हैं, उस टाइम में हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें हम आइस क्यूब्स डाल देते हैं, है ना, आइस क्यूब्स डाल देते हैं। तो क्यों डालते हैं, पूछा ये गया। आप बोलोगे सर ठंडा करने के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे आप फिजिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको एक साइंटिफिक आंसर देना पड़ेगा, ठीक ना, टर्म्स यूज करके उनको सभी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। तो इससे पहले ही आई थिंक लास्ट वाली वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 50, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटर के पास 336 जूल ज्यादा एनर्जी होता है एज कंपेयर टू आइस, गिव रीजन व्हाई। वही चीज है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांसेप्ट है। आइए बात समझ में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांसेप्ट है, तो ध्यान समझिएगा। ये मेरे पास आपके पास आइस है और ये मेरे पास आपके पास वाटर है, और दोनों का टेम्परेचर आपके पास कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, और लेकिन वाटर के पास आपके पास 336 जूल एनर्जी मोर है, 336 जूल एनर्जी जो है वो ज्यादा है। आई बात समझ में, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास 336 जूल जो है आपके पास एनर्जी कम है, और एनर्जी कम है इसका मतलब इट विल गेन 336 जूल मोर एनर्जी टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। आई बात समझ, टू गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो इससे क्या होगा आपके पास, तो जितने भी आपके पास इसके पास एनर्जी थी, मतलब आइस के फॉर्म में था, वो वाटर के फॉर्म में आने से पहले इतनी एनर्जी है और एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा आपके पास, लोअर डाउन हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर आपके पास लोअर डाउन हो जाएगा, और इसका टेम्परेचर कम करने के लिए तो ओवरऑल हम ये जो काम है वो कर रहे होते हैं। बोलिए हाँ या नहीं, आई बात समझ में, ठीक है। याद है एक वो होता था, एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें कि ऊपर वाले जो क्या नाम था उसका, ग्लेशियर, आपके पास जो सबसे टॉप पे होते हैं वो आपके पास धीरे धीरे पिघलते हैं, याद आया वो वाला। इसीलिए आपके पास पूरे के पूरे साल आपके पास जो रिवर्स में है वो आपके पास वाटर आते ही रहता है। क्यों, क्योंकि हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी,
क्योंकि हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी। आई बात समझ में? ठीक है, चले आगे। ओके ग्रेट। तो इन चीजों को कई बार मतलब क्वेश्चन को घुमा घुमा के वही सेम चीज पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, ओके। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे कहा जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है। इसमें कहा जाता है इन द गिवन सर्किट डायग्राम मीनाक्षी रिप्लेस्ड एमीटर बाय वोल्ट मीटर बाय मिस्टेक। ये देखो मिस्टेक से तो नहीं हुआ है भाई, इन्होंने क्वेश्चन बनाया है, बाय मिस्टेक नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं, वो तो हमारे लिए बनाया है, सही बात है, अच्छे काम कर रहे हैं लोग, ध्यान समझेगा। सबसे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? कॉन्सेप्ट ये है कि जो एमीटर होता है आपके पास, एमीटर होता है आपके पास, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विथ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ, ये जैसे रेजिस्टेंस ये हो गया, ये रेजिस्टेंस ये हो गया, एमीटर को सीरीज में, है ना, करंट जा रहा है, सभी में सेम करंट जाना चाहिए, तो वो सीरीज कहलाता है आपके पास। तो सीरीज में कनेक्ट होने चाहिए। वहीं पे जो आपके पास वोल्ट मीटर होते हैं आपके पास, वोल्ट मीटर वो हमेशा का हमेशा, ध्यान रखेगा, वो हमेशा का हमेशा क्या होना चाहिए? पैरेलल में कनेक्शन होनी चाहिए, वो आपके पास पैरेलल में कनेक्शन होनी चाहिए। तो एमीटर हमेशा सीरीज में और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है तो इस वाले नंबर पे भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो देखने को मिल जाएगा। एंड इफ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। चलिए आगे की बात करते हैं। और आगे की अगर हम बात करें तो उस बात में क्या, ध्यान से समझिएगा, एमीटर को सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। बार बार मैं इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बस यही चीज है, क्योंकि ये वाली चीज अगर आ गई तो यहां वाली जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पास क्लियर हो जाएंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब आ जाइए यहाँ पे, अब इस वाले सर्किट को अच्छे से देखिए। इस वाले सर्किट में आप देख रहे हैं एमीटर को रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में रखा गया और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाता है? कहता है मीनाक्षी रिप्लेस्ड एमीटर बाय वोल्ट मीटर। कहता है अब ये जो एमीटर था उसको हमने वोल्ट मीटर बना दिया, ये कहा जा रहा है। अब हमने इसको वोल्ट मीटर बना दिया, मीनाक्षी ने इसको रिप्लेस कर दिया एमीटर को, किससे? वोल्ट मीटर से। तो आपको बताना है कि विल दिस सर्किट वर्क और नॉट। ये जो सर्किट है वो काम करेगा या फिर नहीं करेगा, बस आपको वो देखना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये जो सर्किट है वो ऑलमोस्ट नहीं काम करेगा, नो। अब इसके पीछे आंसर देने का पीछे का रीजन क्या वो आपको मैं बता देता हूं। जब भी आप रेजिस्टेंस के सीरीज में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं तो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, सर्किट के सीरीज में अगर हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस जो ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, इसका भी ऐड हो जाएगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, हद से ज्यादा। अब हद से ज्यादा अगर रेजिस्टेंस हो जाएगा, वी ऑल्सो नो दैट रेजिस्टेंस इज द दुश्मन किसका? करंट का। तो क्या सर्किट में से करंट को पास होने देगा? भाई बस इतनी सी बात बताओ। तो सर्किट में से यहां से जो करंट जा रहा होगा उसको जो है वो रेजिस्टेंस जो सर्किट है वो अपोज करने वाला है, बोलेगा बेटा रुक जाओ, आगे नहीं जाना है। आई बात समझ में? तो अगर सर्किट में करंट का ही फ्लो नहीं होगा तो क्या सर्किट काम करेगा? नहीं भाई, तो काम नहीं करेगा। तो जो चीज जैसी लगानी चाहिए उस चीज को वैसे ही लगाएं, गड़बड़ ना करें। ठीक है, बाकी ऐसी गड़बड़ी करने के बाद हमें एक सीख मिलती है और वो सीख आपको हमेशा जरूर से जरूर याद रखनी है। आई बात समझ में? इस वीडियो में हम कुछ इतना ही डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन इसमें लिखे नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आप सभी को सभी चीजें समझ में आ गए होंगे जो भी समझाया था। और अगर ऐसा तो और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।